तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है क्लास 12 की जो हिंदी साहित्य है इसका काव्यांग परिचय। काव्यांग परिचय में 3 टॉपिक है। पहला है काव्य गुण और ब खंड में है काव्य दोष और दूसरा छंद और तीसरा अलंकार। तो हम इन तीनों ही टॉपिक को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे काव्य गुण और काव्य दोष, उसके बाद छंद। ऐसे कर तीनों ही टॉपिकों को अच्छे तरीके से समाप्त करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा काव्य गुण। काव्य गुण नाम से ही ज्ञात हो रहा है, काव्य की सुंदरता में वृद्धि करने वाले जो तत्वों का प्रयोग किया जाता है उसे काव्य गुण कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं, यानी कि काव्य के सौंदर्य या उत्कर्ष में वृद्धि करने वाले तत्व को काव्य गुण कहा जाता है। ऐसे तत्व जिनके द्वारा काव्य की सुंदरता में वृद्धि हो तो वहां पर काव्य गुण होता है। काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। प्रसाद गुण जिन काव्य पंक्तियों को पढ़ने से प्रसन्नता, स्वच्छता या स्पष्टता ज्ञात हो तो वहां पर प्रसाद गुण होता है। ओज गुण ऐसी काव्य पंक्तियां जिनको पढ़कर मन वीरता जोश से भर जाए तो वहां पर ओज गुण होता है। तीसरा गुण है माधुर्य गुण। ऐसी काव्य पंक्तियां जिनको पढ़कर मन आनंद और उत्साह से भर जाए वहां पर माधुर्य गुण होता है। तो इन तीनों ही गुणों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। अब सबसे पहला है हमारा प्रसाद गुण। परिभाषा देखते हैं, जिस रचना को पढ़ने या सुनने से अर्थ स्पष्ट हो जाए वहां पर प्रसाद गुण होता है। यानी कि ऐसी काव्य पंक्तियां जिनको पढ़ने से हमें अर्थ स्पष्ट आराम से ज्ञात हो जाए, ज्यादा ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं होती, वहां पर डायरेक्ट सीधा सीधा अर्थ उनके शब्दों में ही छुपा होता है, तो वहां पर प्रसाद गुण होता है। इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो स्पष्टता और प्रसन्नता और स्वच्छता इन पंक्तियों में देखने को मिलती है और इसकी व्याप्ति करुण रस, शांत रस और वात्सल्य रस में होती है। और जहां भी प्रसाद गुण की पंक्तियां आती है उन पंक्तियों में सरल सहज शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कठोर वर्णों का प्रयोग न कर सीधे सीधे वर्णों का या शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि 2 उदाहरण देखते हैं। पहला है नर हो न निराश, करो मन को जो आगे बढ़ना है तुमको। यहाँ पर हमें इसका अर्थ सीधा सीधा ज्ञात हो रहा है, इस पर कुछ करने के लिए प्रेरणा दी जा रही है, यानी कि इस पर ज्यादा कटु शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, इसका अर्थ पढ़ने से ही ज्ञात हो रहा है। तो यहाँ पर प्रसाद गुण है। अब दूसरा है ओज गुण। इसकी परिभाषा देखते हैं, जिस रचना को पढ़ने या सुनने से पाठक का मन उत्तेजना या उत्साह से भर जाता है तो वहां पर ओज गुण होता है। यानी कि ऐसी रचना जिसको पढ़ने से जो पाठक है, पढ़ने वाला, उसका मन उत्तेजना या उत्साह से, वीरता या जोश से भर जाए, उसका मन में वीरता का जोश जागृत हो तो वहां पर ओज गुण होता है। इसकी जो इसका शाब्दिक अर्थ है वो देखते हैं, वीरता और जोश। जहां पर वीरता और जोश जिन पंक्तियों में पाई जाती है वहां पर ओज गुण होता है। इसकी व्याप्ति वीर रस, रौद्र रस और भयानक रसों में होती है और कठोर वर्णों से युक्त पदावली होती है। प्रसाद गुण में सरल और सहज शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इस गुण में कठोर शब्द से युक्त पदावली का प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण देखते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इस पंक्ति में वीरता का जोश जागृत हो रहा है तो यहां पर ओज गुण होगा। अब तीसरा है हमारा माधुर्य गुण। माधुर्य नाम से ही ज्ञात हो रहा है मधुरता। जिन काव्य पंक्तियों को पढ़कर मधुरता उत्पन्न हो तो वहां पर माधुर्य गुण होता है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं, ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़कर मन आनंद एवं उल्लास से भर जाए या मधुरता से भर जाए तो वहां पर माधुर्य गुण होता है। इसकी व्याप्ति श्रृंगार रस में होती है और कोमलता शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कोमल और मधुरता शब्दों का प्रयोग किया जाता है और संयुक्त वर्णों से युक्त पदावली होती है ये। इस पर कट और रेप वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओज गुण में किया जाता था कट और रेप वर्ण का, लेकिन माधुर्य गुण में इन जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जहां पर कट और रेप वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाए और मधुरता उत्पन्न हो तो वहां पर माधुर्य गुण होता है। यह जो गुण है यह प्रेम सौंदर्य पर आधारित होता है।
और इसकी उदाहरण है इसका एक चंद्रमुखी चकोर चंचल चित होय। चंद्रमुखी चकोर, यहाँ पर कोमलता का भाव जागृत हो रहा है इस पंक्ति में, तो यहाँ पर माधुर्य गुण होगा। दूसरा है काव्य दोष। इस शब्द या नाम से ही ज्ञात हो रहा है दोष, यानी कि काव्य के सौंदर्य या सुंदरता को घटाने वाले जो तत्व होते हैं उनको काव्य दोष कहा जाता है। पहला था काव्य गुण, उस पर काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले जो तत्वों का प्रयोग किया जाता है वो तो हो गया काव्य गुण। और दूसरा है काव्य दोष, यानी कि काव्य के सौंदर्य को घटाने वाले जो तत्व होते हैं वो काव्य दोष होते हैं। इस परिभाषा देखते हैं। काव्य के सौंदर्य को घटाने वाले तत्व को काव्य दोष कहा जाता है, या काव्य के अपकर्ष करने वाले तत्व को काव्य दोष कहा जाता है। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। नाम से ही ज्ञात हो रहा है शब्द को लेकर जहां दोष पाया जाता है वहां शब्द दोष है, और अर्थ को लेकर जहां दोष पाया जाए वहां पर अर्थ दोष है, और रस को लेकर जहां पर दोष पाया जाए वहां पर रस दोष है। यानी कि शब्द, अर्थ और रस, इनको लेकर काव्य की सौंदर्य या सुंदरता में वृद्धि नहीं हो रही है, अर्थात इनके कारण सुंदरता में वृद्धि घट रही है, तो वहां पर ये दोष होते हैं। अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट दोष देख लेते हैं। तो सबसे पहला है श्रुति कटुत्व दोष। ऐसी काव्य पंक्तियां जिनको पढ़ने से या ऐसे शब्द जिनको पढ़ने से कानों को अप्रिय लगे तो वहां पर श्रुति कटुत्व दोष होता है। जैसे कि एक उदाहरण है, टक 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 धड़कन बढ़ती है, और दूसरा है खर 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 पहिए घूमते हैं। यहाँ पर इनको सुनने से, इन पंक्तियों को सुनने से कानों को अप्रिय लग रहे हैं। एक बात चाहे आपको सुनने या न सुनने से अप्रिय लगे या ना लगे, लेकिन इन पंक्तियों के अकॉर्डिंग तो यह अप्रिय लग रहे हैं, तो यहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष होगा। दूसरा है च्युत संस्कृति दोष। काव्य में व्याकरण के नियमों के प्रतिकूल शब्दों का प्रयोग करना ही च्युत संस्कृति दोष होता है। जैसे कि राम सीता से प्रेम करता था और सीता भी राम से, यहाँ एक ही बात को दो बार दोहराया जा रहा है, और यहाँ व्याकरण के नियमों के प्रतिकूल इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, या व्याकरण के नियमों के प्रतिकूल इस पंक्ति में ये शब्द यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर च्युत संस्कृति दोष होगा। अब तीसरा है अपृत्व दोष। अपृत्व दोष में शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और जहां पर शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां पर अपृत्व दोष होता है। जैसे कि अहि रिपुपति तीय सदन है, मुख्य तेरा रमणीय। इस पर शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसको अर्थ को स्पष्ट करने में थोड़ी कठिनाई आ रही है, तो यहाँ पर अपृत्व दोष है। चौथा है ग्राम्य दोष। काव्य में ग्रामीण शब्दों का जहाँ पर प्रयोग किया जाता है वहां पर यह दोष पाया जाता है। उदाहरण देखते हैं, कैसे कहते हो इस द्वार पर फिर कभी न आन। कैसे कहते हो, यह द्वार एक ग्रामीण शब्द है, तो यहाँ पर ग्रामत्वीय दोष होता है। तो इस तरह ये मेरे जो काव्य गुण और काव्य दोष थे कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।